सभी छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार। विवेकानंद स्कूल निमका थाना की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, डेली के समान अपनी ऑनलाइन क्लासेज में बायोलॉजी के लेसन 3 का पॉइंट चल रहा है असंगतता या अनिश्चयता यानी इनकम्पैटिबिलिटी। पॉइंट है आज का असंगतता या अनिश्चयता। इसे इंग्लिश में इन कॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। प्रिय छात्रों, असंगतता किसे कहते हैं? असंगतता का मतलब यह होता है कि जब किसी पौधे में नर युग्मक और नर युग्मक को क्या कहते हैं अपन? परागकण। और एक है मादा युग्मक और मादा युग्मक को कहते हैं अपन अंड कोशिका। किसी पौधे में नर युग्मक है, मादा युग्मक है और दोनों जो युग्मक हैं वो क्रियाशील हैं, फंक्शनेबल हैं और जननशील हैं या जनन सक्षम है। यानी जो नर युग्मक और मादा युग्मक है वो एक्टिव है, रिप्रोडक्शन में सक्षम है, लेकिन फिर भी इन दोनों के मध्य निषेचन नहीं हो पाता है। ये दोनों निषेचन में समर्थ नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं असंगतता या अनिश्चयता। अपन ये कह सकते हैं कि जब किसी पौधे में क्रियाशील और जनन सक्षम नर और मादा युग्मक होने के बाद भी निषेचन का न होना क्या कहलाता है? असंगतता। असंगतता 2 प्रकार की होती है, एक होती है अंतराजातीय और एक होती है आंतरजातीय। यानी असंगतता की मैंने परिभाषा बताई है, जब किसी पौधे में क्रियाशील और जनन सक्षम नर और मादा युग्मक के होने के बाद भी उन दोनों के मध्य निषेचन ना हो पाना या उन दोनों के मध्य निषेचन क्रिया अवरुद्ध हो जाना क्या कहलाता है? असंगतता या अनिश्चयता। बात आती है अब असंगतता के प्रकार। असंगतता के प्रकार। प्रिय छात्रों, असंगतता 2 प्रकार की होती है। असंगतता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। और 2 प्रकार में पहला है अंतराजातीय असंगतता। फर्स्ट है अंतराजातीय असंगतता। अंतराजातीय असंगतता किसे कहते हैं? जब एक ही वंश की 2 अलग अलग जातियां होती हैं, वंश एक होता है लेकिन उनकी जातियां अलग अलग होती हैं और उन दोनों जातियों के मध्य परागण क्रिया नहीं हो पाए तो उसे कहते हैं अंतराजातीय। यानी जाति 2 हैं, जाति डिफरेंट होती हैं, बल्कि उन दोनों जातियों का वंश एक कॉमन होता है, एक सामान्य वंश की होती हैं दोनों जातियां, और उन दोनों जातियों के मध्य यदि परागण क्रिया नहीं हो, निषेचन क्रिया नहीं हो, तो उसे कहते हैं अंतराजातीय असंगतता। और इसका एग्जाम्पल देखा गया ब्रेसिका कैम्पेस्टिस और ब्रेसिका रापा। इसका एग्जाम्पल ऐसी असंगतता किसमें देखी गई है? इसका एग्जाम्पल है ब्रेसिका कैम्पेस्टिस व ब्रेसिका रापा। ये आपको देखा यहां पर ब्रेसिका जो वर्ड है ये कॉमन है दोनों जातियों में,
और ये जो ब्रेसी का वर्ड है वो वंश को इंडिकेट करता है। इसका मतलब दोनों जातियों का जो वंश होता है वो एक कॉमन होता है, एक समान होता है, बल्कि दोनों की जो स्पीसीज होती है, जो जाति होती है, वो अलग अलग होती है। इन दोनों के मध्य निषेचन क्रिया नहीं होती। तो जब एक वंश की दो अलग अलग जातियों के मध्य निषेचन क्रिया नहीं होती है तो ऐसी स्थिति कहलाती है अपने अंतराजातीय असंगतता। सेकंड जो टाइप आता है वो है अंतरजातीय असंगतता। देखिए, अंतरजातीय असंगतता में क्या होता है, जो जनन में भाग लेने वाले दोनों जातियां होती हैं वो एक ही होती हैं, एक ही जाति के दोनों पौधे होते हैं, लेकिन उनकी वैरायटी क्या होती है, अलग अलग होती है। जाति एक है दोनों पौधों की, लेकिन उनकी किस्म या वैरायटी जो होती है वो एक होती है। और जब एक ही जाति के दो पौधों के मध्य यदि निषेचन क्रिया नहीं हो पाए तो उसे कहते हैं अंतरजातीय असंगतता। और ऐसा जनरली किसमें देखा गया है, ऐसा जनरली प्रिमुला नामक पौधे में देखा गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब एक ही जाति के दो पादप होते हैं, दो डिफरेंट पादप होते हैं, एक का नर युग्मक होता है, एक का मादा युग्मक होता है, दोनों जो युग्मक होते हैं वो क्रियाशील होते हैं, दोनों जनन सक्षम होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उनके मध्य निषेचन क्रिया नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति कहलाती है अंतरजातीय असंगतता। और ऐसा सामान्यतः किस पौधे में देखा गया है, ऐसा देखा गया है प्रिमुला नामक प्लांट्स में। इसका जो एग्जाम्पल हो सकता है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्रिमुला पादप। इस प्रिमुला पादप के अंदर अंतरजातीय प्रकार की असंगतता पाई जाती है। अब प्रिय छात्रों, आपको मैंने डेफिनेशन बता दी असंगतता की, अनिषेच्यता की, उसके टाइप बता दिए। उसके बाद में आती है कि ये असंगतता क्यों होती है, इसका कारण क्या है। तो बात ये है, देखिए, जो असंगतता होती है वो कब होती है, जब पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के परिणाम स्वरूप होती है। तेरे ना नसीब मैनू, ये जो असंगतता होती है, ये असंगतता पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के परिणाम स्वरूप होती है। अब बात यह आती है कि ये पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया क्या होती है। देखिए, तेरे ना नसीब, देखिए, जब किसी पौधे का परागकण वर्तिकाग्र पे जाके गिरता है, जब किसी पौधे का परागकण वर्तिकाग्र पे जाके गिरता है, गिरने के बाद उस परागकण और वर्तिकाग्र के मध्य पारस्परिक क्रिया होती है, और उस पारस्परिक क्रिया के द्वारा दोनों अपनी जाति की पहचान करते हैं, अपनी जाति का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इस प्रकार की जो क्रिया होती है, तेरे ना नसीब, इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो क्रिया कहलाती है पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। क्लियर। तो जब पराग कण और वर्तिकाग्र के मध्य पारस्परिक क्रिया होती है, उस क्रिया के दौरान ये असंगतता पाई जाती है। अब असंगतता का जो मेन जो कारक होता है, इसके लिए जो जिम्मेदार जो कारक होता है, असंगतता को जो कारक होता है वो कारक या तो कार्यकीय हो सकता है या अकार्यकीय हो सकता है। यानी जो असंगतता के लिए जिम्मेदार जो कारक होता है, जो जिम्मेदार कारक होता है, ये कारक या तो कार्यकीय हो सकता है या फिर अकार्यकीय हो सकता है। या तो उसके फिजियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है या कोई स्ट्रक्चरल हो सकता है, आकारिकीय हो सकता है। इसी के अलावा यह भी देखा गया है कि इस असंगतता को बहुयुग्म विकल्पी
कारक या जीन जिम्मेदार होते हैं। असंगतता के लिए कई ऐसे जीन होते हैं, कई ऐसे कारक होते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। बात यह आती है कि ये जो कारक होते हैं, ये जो कारक होते हैं वो वर्तिकाग्र के परिपक्व होने के समय या परागकण की भित्ति बनने के समय ये कारक कार्य करते हैं। बात यह आती है जब असंगतता या अनिश्चितता परागकण के जीनों के द्वारा निर्धारित होती है। क्या कह रहा हूं मैं? जब असंगतता परागकण के जीन के द्वारा निर्धारित होती है तो इसे कहते हैं युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता। क्या कहते हैं इसे? युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता। और यदि बीजाणुद्भिद के उत्तकों के जीनों के द्वारा निर्धारित होती है तो इसे कहते हैं बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता। ये वैसे पॉइंट देखा। प्रिय छात्रों, इस पॉइंट में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि असंगतता किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है, बस इतना ध्यान में रखना है। और वैसे ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अब आती है पौधों में अनिश्चितता या स्व अनिश्चितता किस कारण से हो सकती है या कौन सी क्रिया के अवरुद्ध होने से होती है। तो यहीं पर वैसे पॉइंट नहीं है, इसी का पार्ट है ये। तो देखिए, जो पौधों में स्व अनिश्चितता के कारण हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकता है। यहां मैं सब पॉइंट बना रहा हूं। पौधों में स्व अनिश्चितता के कारण क्या हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है, यानी आपको मैंने शुरू में बताया था कि परागकण है जो जिसे अपन नर युग्मक कहते हैं, अंड कोशिका है जिसे मादा युग्मक कहते हैं। दोनों ही क्रियाशील हैं, दोनों ही जनन सक्षम होती हैं, लेकिन फिर भी उनके मध्य क्या नहीं होता, निषेचन क्रिया नहीं होती। तो ऐसा क्या कारण हो सकता है कि उनमें स्व निषेचता हो सकती है या आ सकती है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं? तो पहला कारण है कि जो वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण जाके गिरता है, हो सकता है कि वो परागकण अंकुरित नहीं हो पाए, अर्थात वर्तिकाग्र पर जो परागकण पहुंचता है हो सकता है उसका अंकुरण नहीं हो। तो पहला कारण है वर्तिकाग्र पर पहुंचे परागकण का अंकुरण न होना। यानी आपको पता है कि जो वर्तिकाग्र है उस वर्तिकाग्र की सतह पर परागकण पहुंच गया। अब वो चाहे किसी भी माध्यम के द्वारा पहुंचा होगा, वायु के द्वारा पहुंचा होगा, जल के द्वारा पहुंचा होगा, कीट के द्वारा पहुंचा होगा, और वो पहुंचने वाला परागकण जनन सक्षम है, क्रियाशील है, लेकिन किसी कारण से, किसी कंडीशन से उसका वहां पर क्या नहीं हुआ, अंकुरण नहीं हुआ। और अंकुरण नहीं होगा तो उनके मध्य निषेचन क्रिया भी नहीं होगी। पहला कारण है कि वर्तिकाग्र पर जो परागकण पहुंचता है हो सकता है उसका क्या नहीं हो, अंकुरण नहीं हो। अंकुरण नहीं होगा तो उसमें असंगतता होगी, अर्थात उसमें निषेचन क्रिया नहीं होगी। दूसरा कारण हो सकता है कि जो मान लीजिए किसी कंडीशन में, ये तो फर्स्ट कंडीशन है कि अंकुरण नहीं हो, लेकिन मान लीजिए किसी पौधे में परागकण का अंकुरण भी हो गया, लेकिन अंकुरण के बाद में जो पराग नलिका बनती है उस पराग नलिका की वृद्धि नहीं हो पाए। आपको पता है कि नर युग्मक को मादा युग्मक तक पराग नलिका ही पहुंचाती है। अब अंकुरण भी हो गया, पराग नलिका भी बन गई, लेकिन उस पराग नलिका की वृद्धि नहीं हो रही, वृद्धि रुक गई। और वृद्धि नहीं होगी तो फिर इसका मतलब कि नर युग्मक कहां तक नहीं पहुंच पाएगा, मादा युग्मक तक नहीं पहुंच पाएगा। तो दूसरा कारण हो सकता है पराग नलिका की वृद्धि का रुक जाना। ये भी एक कारण हो सकता है किसका, असंगतता का। मैं ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूं, ये पॉइंट क्या है, ये है असंगतता के कारण, यानी असंगतता किस किस कारण से आ सकती है।
तो ये कंपटीशन में पूछ ले, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन बना दे कि असंगतता का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है, असंगतता का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है, ऐसे डाल दे। और उस 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में जो पॉइंट लिखवा रहा हूं उनमें डाल दिया, और एक पॉइंट कहीं आई बाई से डाल दिया, इधर उधर से डाल दिया। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण से आवर्त बीजीय पौधों में असंगतता देखी गई है। तीसरा है, मान लीजिए तीसरा कारण हो सकता है कि परागनलिका उत्पन्न भी हो गई, परागनलिका की वृद्धि भी हो रही है, लेकिन उस परागनलिका को जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाए, यानी जहां पर उसको पहुंचना था वहां पर वो परागनलिका नहीं पहुंच पाई। और अपने निश्चित स्थान पर यदि परागनलिका नहीं पहुंचेगी तो निषेचन क्रिया भी संभव नहीं है। आपको पता है परागनलिका निषेचन के लिए उस परागनलिका को बीजांड तक पहुंचना जरूरी है। और बीजांड में भी आपको पता है कि बीजांड के अंदर जो भ्रूणकोश होता है उस एम्ब्रियो सेक या भ्रूणकोश के अंदर उसको प्रवेश करना होता है। मान लीजिए वो परागनलिका वृद्धि कर गई, वृद्धि करके कहीं इधर उधर प्रवेश कर गई और भ्रूणकोश तक नहीं पहुंची, तो भ्रूणकोश तक नहीं पहुंचेगी तो उसमें क्या नहीं होगा, निषेचन क्रिया नहीं होगी। तो तीसरा कारण हो सकता है परागनलिका का अपने गंतव्य स्थान तक न पहुंच पाना, यानी जहां उसको पहुंचना है वहां पर नहीं पहुंच पाए, यह भी कारण हो सकता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है, तीसरा यह हो सकता है, आपको पता है कि जो परागनलिका है, परागनलिका आपको मैं थोड़ा यहां डिटेल दे रहा हूं। यहां पर मान लीजिए ये आपका स्त्री केसर है, ये इसकी वर्तिकाग्र है, यहां पर ये आपका क्या है, परागकण है। अब परागकण के मान लीजिए यहां परागकण से ऐसे परागनलिका बनती है, और परागनलिका किस में वृद्धि करती है, परागनलिका वृद्धि करती है वर्तिका में। और परागनलिका में क्या पाए जाते हैं, 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। यहां पर देखिए ये आपको पता है ये परागनलिका है, ये वर्तिका है, ये क्या है, वर्तिका, ठीक है। और ये लंबी नलिका क्या है, परागनलिका। और इस परागनलिका में 2 क्या हैं, ये 2 हैं नर युग्मक, क्या है ये, नर युग्मक। और इन दोनों नर युग्मकों को परागनलिका कहां पहुंचाती है, बीजांड तक। मान लीजिए ये परागनलिका वर्तिका में वृद्धि कर रही है, लेकिन इस वर्तिका में ही वो क्या हो जाए, फट जाए। तो वैसे तो देखा होगा, वैसे तो इस परागनलिका को, मान लीजिए ये परागनलिका है, इस परागनलिका को यहां अंडाशय तक पहुंचना है, और अंडाशय में क्या है, बीजांड है, उस बीजांड तक पहुंचना है किसको, परागनलिका को। लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए ये परागनलिका यहीं फट गई, वर्तिका में ही फट गई, तो इसका मतलब दोनों नर युग्मक कहां मुक्त हो जाएंगे, वर्तिका में ही रह जाएंगे। और वर्तिका में रह जाएंगे तो इसका मतलब ये कहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, बीजांड तक नहीं पहुंच पाएंगे। और बीजांड तक नहीं पहुंच पाएंगे तो उनमें निषेचन भी संभव नहीं होगा। तो चौथा कारण हो सकता है, वो है, चौथा ये है परागनलिका का वर्तिका में ही फट जाना। परागनलिका का किसमें फट जाना, वर्तिका में। और पांचवा कारण हो सकता है, मान लीजिए ये परागनलिका अंडाशय में प्रवेश कर गई, अंडाशय में जो बीजांड है उसमें भी प्रवेश कर गई, और उस बीजांड में दोनों नर युग्मकों को मुक्त कर दिया, लेकिन किसी कारण से नर युग्मक और मादा युग्मक के केंद्रकों का आपस में क्या नहीं हुआ, संलयन नहीं हुआ। जब दोनों युग्मकों के केंद्रकों का संलयन नहीं होगा तो उनमें निषेचन संभव नहीं है, अर्थात उसमें क्या होगी, उसमें स्व अनिश्चितता या असंगतता मिलेगी आपको। तो पांचवा पॉइंट हो सकता है युग्मकों के केंद्रकों का संलयन न हो पाना। ये आपको मैंने 5
कारण बताए हैं, ये 5 कंडीशन बताई हैं, ये जो 5 कंडीशन है, इन 5 कंडीशन के कारण असंगतता या स्व अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है। पहला बताया मैंने, स्व अनिश्चितता किस कारण से आ सकती है, उसकी पहली कंडीशन बताई मैंने, वर्ती कागर पर पराग कण का अंकुरित न हो पाना। दूसरा कारण बताया मैंने, पराग नलिका की वृद्धि न हो पाए। तीसरा बताया मैंने, पराग नलिका का अपने गंतव्य स्थान तक न पहुंच पाना। चौथा बताया मैंने, पराग नलिका का वर्तिका में ही फट जाना। और पांचवा कारण बताया मैंने, युग्मकों के केंद्रकों का आपस में संलयन न करना। ये कारण होते हैं असंगतता के। यहां तक की बातें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। आगे नया पॉइंट आता है। देखिए, असंगतता का जो पॉइंट है, इनकम्पैटिबिलिटी है, वो 1 नंबर के क्वेश्चन को इंडिकेट करती है। कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आपको इसकी परिभाषा याद रखनी है, इसके टाइप याद रखने हैं, और ये किस कारण से उत्पन्न हो सकते हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब आता है नया पॉइंट है, और नए पॉइंट का नाम है निषेचन। निषेचन जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए, इस पॉइंट के अंदर अपन देखेंगे कि निषेचन क्या है, निषेचन का अध्ययन किसने किया था, किस पौधे में किया था, और निषेचन क्रिया कैसे कंप्लीट होती है, इस चीज को अपन देखेंगे। तो देखो, आपको पता है कि आवर्तबीजी पौधों में एक होता है नर युग्मक। आवर्तबीजी पौधों में पाया जाता है एक नर युग्मक, और नर युग्मक का मतलब यहां पर है परागकण, और एक परागकण में आपने देखा होगा 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। इसी प्रकार से इन्हीं आवर्तबीजी पौधों में एक होता है मादा युग्मक, और मादा युग्मक के रूप में क्या पाया जाता है, अंड कोशिका। और जो अंड कोशिका होती है, ये अंड कोशिका बीजांड के भ्रूणकोश में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, बीजांड के भ्रूणकोश में। तो इस प्रकार से नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिलना, इन दोनों के आपस में जो संलयन होने की जो क्रिया होती है, ये संलयन करते हैं, आपस में एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं। इस संलयन करने की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद में यहां पर क्या बनता है, यहां पर जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। तो मैं कह सकता हूं कि आवर्तबीजी पौधों में नर युग्मक और मादा युग्मक के आपसी संलयन को, या इन दोनों के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। देखिए, आवर्तबीजी पौधों में निषेचन का अध्ययन सबसे पहले स्ट्रासबर्गर द्वारा किया गया था। और कौन से पौधे में किया गया था, लिलियम नामक पौधे में किया गया था। पहले मैंने इस निषेचन की आपको क्या बताई, मैंने परिभाषा बताई है। और परिभाषा क्या बताई है, डेफिनेशन क्या बताई है, परिभाषा बताई है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में संलयन करना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ये चाहे पौधों में हो और चाहे लैंगिक जनन करने वाले जीवों में भी हो, उसमें मानव भी आ गया। आपकी जब एम्ब्रियोलॉजी चलेगी वहां भी निषेचन आएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक सीधी डेफिनेशन है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में जब संलयन होता है, तो संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं अपन, निषेचन कहते हैं। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, इस निषेचन क्रिया का सर्वप्रथम जो अध्ययन था, ये अध्ययन किया था ये सर्वप्रथम अध्ययन किया था स्ट्रास बर्जर, या बर्गर एक ही चीज है, बर्जर, स्ट्रास बर्जर द्वारा। देखिए, यहां पर एक ध्यान में रखना, एक होता है निषेचन और एक होता है द्विनिषेचन। एक तो होता है फर्टिलाइजेशन, एक होता है डबल फर्टिलाइजेशन। द्विनिषेचन भी इसी लेसन में आगे आएगा। तो यहां पर ध्यान रखना, निषेचन का अध्ययन किया था स्ट्रासबर्गर ने, जबकि द्विनिषेचन का अध्ययन किया था नवासिन ने। तो यहां पर क्या ओनली फॉर फर्टिलाइजेशन है। तो फर्टिलाइजेशन की जो स्टडी थी वो सबसे पहले की थी स्ट्रासबर्गर ने, और किस पौधे में की थी, उस पौधे का नाम है लेलियम नामक पौधे में। किस पौधे में की थी, लेलियम नामक पौधे में की थी। तो 3 चीजें आ गई, यहाँ पर एक डेफिनेशन आ गई, सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, किस पौधे में किया था। तो स्ट्रासबर्गर, ध्यान रखना, स्ट्रासबर्गर ने निषेचन का अध्ययन किया और लेलियम नामक पौधे में किया।
अब आज के पॉइंट में इतना ही होगा। कल अपन लेंगे पराग कणों का अंकुरण कैसे होता है और पराग नलिका की वृद्धि किस प्रकार होती है। ये चीजें कल के लेक्चर में होंगी। आज के पॉइंट में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके।